Assalamu alaikum, dear student. I am your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Abbottabad, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन और यू कैन से कंडीशन फॉर अल्फ़ा बीटा एंड गैमा डिके। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो न्यूक्लियर रेडिएशन एमिट होती हैं अल्फ़ा बीटा गैमा रेज उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो आज हम ये देखेंगे कि जिस न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल बीटा पार्टिकल या गैमा रे फोटॉन एमिट होता है तो उस न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्मेशन क्या आती है, क्योंकि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है बेसिकली इट इज़ द न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना से मुराद ये है कि जब भी कोई पार्टिकुलर न्यूक्लियाई आइदर अल्फ़ा डिके या बीटा डिके करता है तो जब वो न्यूक्लियाई अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर देता है तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियस होगा वो उस एलिमेंट का न्यूक्लियस नहीं होगा बल्कि ये ट्रांसफॉर्म होके एक नया एलिमेंट बन जाएगा। इसलिए स्टूडेंट याद रख लें कि जो एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा, जो ओरिजिनल एलिमेंट होगा उसे कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियस या पेरेंट न्यूक्लियाई, और आफ्टर द इमिशन ऑफ alpha particle or beta particle the new element form is called daughter nucleus or daughter element। एलिमेंट भी कह सकते हैं और न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ये न्यूक्लियर फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए न्यूक्लियाई कहना या न्यूक्लियस कहना ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस और वी विल टेक अल्फ़ा डिके और अल्फ़ा इमिशन प्रोसेस। तो अगर कोई न्यूक्लियाई जिसका सैम्बल एक्स है, मास नंबर ए, चार्ज नंबर जेड, एक्स ए जेड, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करते हैं और हम जानते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल ग्रुप ऑफ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर कंसिस्ट करने वाला डबली पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई है, हीलियम न्यूक्लियस। यानी हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो हीलियम न्यूक्लियस होगा दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल। तो He2 4। अब देखें अल्फ़ा पार्टिकल ने न्यूक्लियस से एमिट होते वक्त 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अपने साथ बाहर निकाल दिए, तो रिमेनिंग जो न्यूक्लियस होगा उसमें चार्ज नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 प्रोटॉन जब अल्फ़ा पार्टिकल ले आया तो रिमेनिंग न्यूक्लियस का जो चार्ज नंबर होगा वो 2 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए ये जो एरो के बाद कैपिटल हुआ है डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियस, तो इसमें जो चार्ज नंबर है Z-2 और टोटल न्यूक्लियंस 2 के अल्फ़ा पार्टिकल के पास 4 थे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो उसका मास नंबर A-4 यानी 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मुख्तसरन ये कि व्हेनेवर एन अल्फ़ा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम एनी पेरेंट न्यूक्लियस the remaining charge number and mass number will decrease by 2 unit as well as 4 unit, and this remaining nuclei is called daughter nuclei or daughter nucleus। तो XAZ Z-2 A-4 plus helium-2 plus Q, where Q is the called disintegration energy। यानी जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिबरेटेड होती है, तो वो जो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये कहाँ से आई, कैसे एमिट हुई, याद रख ले। जो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था मास डिफिशिएंट, यानी अगर पेरेंट न्यूक्लियस का मास ये लिया जाए और डॉटर न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल के मास का सम किया जाए तो डॉटर न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल के मास का सम ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। तो ये जो मास डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो मास डिफरेंस है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होगी जो क्यू की फॉर्म में रिलीज हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो अब ये एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। XAZ जो पेरेंट न्यूक्लियस है इसकी एग्जांपल आ ली है रेडियम 88-226, चार्ज नंबर 88, मास नंबर 226। रेडियम जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है हीलियम-4 तो रिमेनिंग डॉटर न्यूक्लियाई जो है जिसका चार्ज नंबर 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो 88 से कम होके 86 और मास नंबर 226 से कम होके 222, और जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी 5.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है रेडियम जब ट्रांसफॉर्म हुआ है रेडॉन में, तो क्या जितने भी
रेडियम होंगे, रेडियम के न्यूक्लियाई होंगे, उन तमाम से जो काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल कैरी करके बाहर एमिट आउट होगा वो 5.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी या इससे ज़्यादा या कम हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 95% रेडियम न्यूक्लियाई जो है जो एनर्जी इमिट करती हैं वो 5.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और रिमेनिंग 5% रेडियम न्यूक्लियाई जो है वो जो एनर्जी इमिट करते हैं 5.44 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी सम टाइम रेडियम से ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिट होंगे और सम टाइम किसी न्यूक्लियस से इंडिविजुअल अल्फा पार्टिकल भी इमिट हो सकता है। तो इस तरह 5.68 और 5.44 बहुत स्लाइटली डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन याद रख ले अगर रेडियम को हम रिप्लेस कर ले एक अनदर एलिमेंट के साथ, सेकंड एग्जांपल में यूरानियम 92-238 के साथ, तो अब यूरानियम 92-38 जब अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करेगा तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई होगा हमारे पास वो होगा थोरियम। तो यूरानियम का चार्ज नंबर 92 था, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका चार्ज नंबर 90 हो गया, मास नंबर 238 से कम होकर 234 हो गया, और यहाँ पर भी जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आ रही है 4.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, रेडियम से 5.68 और यूरानियम जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है यूरानियम ट्रांसफॉर्म होकर थोरियम में कन्वर्ट होता है तो 4.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल देखें, पोलोनियम, डिके ऑफ पोलोनियम इनटू लेड। पोलोनियम 84-210, चार्ज नंबर 84, मास नंबर 210, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा तो हमारे पास बड़ा स्टेबल एलिमेंट लेड बनेगा। तो लेड का चार्ज नंबर 82 और मास नंबर 206, और क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। यहाँ जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है 5.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन तीनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल के एमिट होने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ की है। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रम बनता है अल्फ़ा पार्टिकल का फ्रॉम डिफरेंट न्यूक्लियाई, उसकी जो रेंज है वो रेंज मैंने इधर लिखी है 4 MeV से 10 MeV, यानी 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके अप टू 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अल्फ़ा पार्टिकल जो है इस काइनेटिक एनर्जी के साथ डिफरेंट न्यूक्लियाई से इमिट हो सकता है। लेकिन याद रख लें किसी एक एलिमेंट का जो किसी एक सैंपल का जो न्यूक्लियाई होगा, जैसे रेडियम था यहाँ से 5.68, 5% 5.44 है, लेकिन 5.68 जिसने एमिट की है तो दूसरा भी 5.68, तीसरा भी 5.68, इसी तरह 5% में 5.44 MeV और इसी थर्ड एग्जांपल में जिस तरह 4.27 और 5.4। तो ये फिगर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है। तो ये यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि अल्फ़ा पार्टिकल का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा फ्रॉम डिफरेंट न्यूक्लियाई वो डिस्क्रीट वैल्यू रखेगा, क्वांटाइज वैल्यू रखेगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होगा। तो ये तीन एग्जांपल्स थी। अब इनमें ये मैंने जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसके मतलब मास डेफिशिएंट वाले कॉन्सेप्ट के तहत जो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन है E=del(m)c², तो याद रख लो स्टूडेंट ये जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं del(m)c² से। अब इसमें del(m) क्या चीज़ है? मास डेफिशिएंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पेरेंट्स का मास और जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फ़ा पार्टिकल, इन दोनों का मास का सम करें, पेरेंट के मास में से इन दोनों के मास सम को माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस इन मास होगा वो एनर्जी की शक्ल में रिलीज़ होता है। तो del(m) की वैल्यू है mxaz माइनस आगे आ जाएगा myz-2a-4, डॉटर न्यूक्लियाई का मास प्लस अल्फ़ा पार्टिकल का मास, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई, और बाहर c² आ जाएगा। तो इस सारे को आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर, अगर आप यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट AMU वाला कंसेप्ट यूज़ करती हैं, वो मासेस इंट्रोड्यूस करती हैं, तो डेल्टा m हमारे पास एक नंबर आएगा, और हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट ये इक्वल होती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो जितना डेल्टा m यहाँ से फैक्टर आएगा उसको डायरेक्ट 931.5 MeV से मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट डिसइंटीग्रेशन एनर्जी Q। तो अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी हमें आउटपुट के तौर पे मिल जाएगी। तो इसलिए ये जो
टॉपिक का जो टाइटल था न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, अल्फ़ा डिके या अल्फ़ा एमिशन में हमें ये पता चल गया कि पेरेंट्स जब डॉटर में कन्वर्ट होता है तो एक न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म होके अदर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट वन एक एग्जांपल है कॉपर 2963। तो कॉपर जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो हमें मिल रहा है कोबाल्ट 2759, चार्ज नंबर 2 टाइम रिड्यूस्ड हो गया, मास नंबर 4 टाइम। लेकिन यहाँ जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसके साथ मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव। इट वुड मीन दैट कि अल्फा डिके में जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी थी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज अल्फा डिके इज़ कंसर्न। क्यू पॉजिटिव उस वक्त होगी जब किसी भी एलिमेंट से स्पॉन्टेनियसली अल्फा डिके होगा। रेडियो एक्टिविटी इटसेल्फ इज अ स्पॉन्टेनियस नेचुरल स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस है। तो जब कोई भी न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली डिके होगा और डिके होने के बाद अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा और न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो उस वक्त क्यू की वैल्यू होगी पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम लोग किसी भी स्टेबल न्यूक्लियाई पे कोई इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करते हैं। इंसिडेंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, गैमा रे फोटॉन हो सकता है। तो जब ये इंसिडेंट पार्टिकल स्टेबल न्यूक्लियस पे जाके फॉल करती हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी में चेंज आ जाती है, वो न्यूक्लियस डिफॉर्म हो जाता है और एज ए रिजल्ट अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो कॉपर क्योंकि स्टेबल न्यूक्लियस है और रेडियो एक्टिविटी में हम कहते हैं कि चार्ज नंबर 82 या 80 से ग्रेटर होना चाहिए और मास नंबर 200 या 210 से ग्रेटर। तो ये तो एलिमेंट इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई का है जिसका चार्ज नंबर 29 और मास नंबर 63 है। तो क्यू नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर कॉपर के न्यूक्लियस पे हम कोई इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करते हैं तो कॉपर का न्यूक्लियस जो है वो डिफॉर्म होगा, अनस्टेबल होगा, उसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज होगी और एज ए रिजल्ट ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। अल्फा डिके के तौर पे आउटपुट के तौर पे हमें मिलेगा और कॉपर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कोबाल्ट में। तो अब आप सेम इस इक्वेशन के थ्रू Q वैल्यू फाइंड करेंगे तो you will get the answer in negative. It would mean that कि Q क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली अल्फा डिके नहीं हुआ है बल्कि आपने इटसेल्फ एनर्जी सप्लाई करके वर्क डन करके न्यूक्लियस के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड की और अल्फा पार्टिकल एमिट आउट हो गया। तो इसको सम टाइम कहा जाता है इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिखी है ये इसलिए लिख दी है कि अल्फा पार्टिकल जो ऊपर नेचुरली प्रोसेस के तहत एमिट हो रही हैं आप आर्टिफिशियल मीन के तौर पर भी प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि इसमें क्यू वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। तमाम नेचुरल प्रोसेस जो हैं जिनमें अल्फ़ा नेचुरली डिके हो रहा है क्यू पॉजिटिव होगा और वो प्रोसेस जिनमें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट के तहत अल्फ़ा डिके को आप लोग अचीव करोगे उसमें क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये एक एग्जांपल, इसके अलावा और भी एग्जांपल है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में, इसको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं बीटा डिके। बीटा डिके का प्रोसेस याद रख लें, इसमें दो किस्म के बीटा डिके हैं, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन एमिशन भी कहती हैं और बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन एमिशन भी कहती हैं। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन और यू कैन से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पेयर प्रोडक्शन के कंसेप्ट में मैंने डिटेल में आपको बताया था कि पॉजिट्रॉन क्या होता है। तो पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहती हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मासेस सेम है, चार्जेस और स्पिन जो है ये अपोजिट है। 1932 में डायरेक्ट और एंडरसन ने इनकमिंग कॉस्मिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हुए एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया था। इतना इसके बारे में काफ़ी है। अब हम इसकी तरफ आती हैं कि किसी भी न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल कैसे डिके होता है। अगर हम उसी तरह एक पेरेंट न्यूक्लियस लेते हैं XAZ, तो जब बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एमिशन होगी तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसका चार्ज नंबर 1 टाइम इंक्रीज हो गया और मास नंबर एज इट इज रहेगा। ये हो गया बीटा नेगेटिव। दूसरी तरफ अगर कोई न्यूक्लियस है XAZ और बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन एमिट होता है तो रिमेनिंग न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस का चार्ज नंबर 1 टाइम रिड्यूस्ड हो रहा है, मास नंबर सेम है Z-1 और कैपिटल A एज इट इज है और दोनों में क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ये भी इसकी आप कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है।
ये जो बीटा डिके का कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट वर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय पाली इन 1930। वो जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, ये वही साइंटिस्ट है, इसने 1930 में दिया था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक जो मिसप्रिंट या आप कह सकती हैं कि जो कंजर्वेशन लॉज थे, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसमें कंजर्वेशन लॉज कंजर्व रहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, न्यूक्लियन नंबर, मास, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये तमाम के तमाम लॉ जो है वो कंजर्व रहने चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पाली ये कहता है कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है इसकी रेस्ट मास एनर्जी और डॉटर न्यूक्लियस अलॉन्ग विद बीटा पार्टिकल, इन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी का सम करें तो आंसर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस आना चाहिए। लेकिन पाली ने ये देखा नंबर ऑफ टाइम डिफरेंट अटेम्प्ट करके कि राइट साइड पे डॉटर न्यूक्लियस और एमिटेड पार्टिकल, हाँ वो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है, इन दोनों की एनर्जी का जब वो सम करता है तो सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस अलॉन्ग विद बीटा पार्टिकल ये स्लाइटली लेस आ रहा है एज कंपेयर टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। तो वेयर डज द मिसिंग एनर्जी? तो पाली ने उसी वक्त 1930 में डिफरेंट अटेम्प्ट के बाद ये कह दिया था कि बीटा डिके प्रोसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल नहीं है, कंजर्व नहीं हो रहा है, राइट साइड पे जो एनर्जी सम है वो लेस आ रहा है, कोई मिसिंग पार्टिकल है इस एनर्जी को कैसी कैरी ऑफ करके ले जा रहा है और उसको वो डिस्कवर नहीं कर सका, बता नहीं सका। 1932 में डियर स्टूडेंट फर्मी एक साइंटिस्ट था, 1934 में फर्मी ने एक थ्योरी दी जिसे बहुत फेमस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके। वो ये कहता है कि जब बीटा डिके का प्रोसेस होता है तो ड्यूरिंग बीटा एमिशन एक पार्टिकल्स है जो मिसिंग एनर्जी को कैरी ऑफ करके ले जाता है, इस पार्टिकल को कहा जाता है न्यूट्रिनो। याद रख लें, न्यूट्रिनो, जिसका चार्ज है, जिसकी स्पिन है हाफ एच कट और जिसका मास है 0.001 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 0.001 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक मास से ऑलमोस्ट 1000 टाइम स्मॉलर मास है इसका। इसको अगर देखें ना 1 डिवाइडेड बाई 1000 तो 1000 टाइम इलेक्ट्रॉन के मास से इसका मास कम है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इसके मास को डिटरमिन करने के लिए, तो जिस वैल्यू पे सबसे ज़्यादा इत्तेफाक है वो यही वैल्यू है। तो इस तरह ये 1956 में दो साइंटिस्ट थे, कॉन एंड रेनिस, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बाद में ये डिस्कवर कर लिया कि न्यूट्रिनो और उसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने रिवर्स बीटा डिके प्रोसेस को स्टडी किया और एक्सपेरिमेंटली न्यूट्रिनो और उसके एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो को डिस्कवर कर लिया। तो फर्मी ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होती है तो उस वक्त एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है और पॉजिट्रॉन एमिशन के वक्त न्यूट्रिनो एमिट होता है। तो अब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को दोनों रिएक्शन में जब ऐड किया गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो एप्लीकेबल हो गया, वो कंजर्व हो गया, यानी वो जो मिसिंग एनर्जी थी वो ये न्यूट्रिनो कैरी ऑफ करके ले जा रहा था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को जब ऐड किया गया तो रिएक्शन कंजर्व हो गया। अब क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब बीटा डिके प्रोसेस होगा पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म होता है तो चार्ज नंबर जो है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड चार्ज नंबर, और मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है बीटा नेगेटिव तो आप देखें Z+1 चार्ज नंबर इंक्रीज हो गया वन टाइम चार्ज नंबर इंक्रीज होने से मुराद यह है कि प्रोटॉन डेंसिटी न्यूक्लियस में इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, यानी एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया है। अब जब प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है तो मास नंबर को चेंज होना चाहिए, मास नंबर एज इट इज है, तो इट वुड मीन दैट कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसा हुआ है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हुआ है, एक न्यूट्रॉन कम हुआ और एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया। जब प्रोटॉन इंक्रीज हुआ और न्यूट्रॉन कम हुआ तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि मास नंबर है वो उसका स्टेटस कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है बीटा नेगेटिव, स्टूडेंट देखें कि पेरेंट न्यूक्लियस का चार्ज नंबर है Z, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद Z होती है, तो जब बीटा नेगेटिव रेज एमिट होगा तो Z+1 इट मीन प्रोटॉन 1 टाइम इंक्रीज हो गया। जब प्रोटॉन 1 टाइम इंक्रीज होता है तो इससे पता ये चला कि न्यूक्लियस के अंदर कोई डिके प्रोसेस हो रहा है, और वो डिके प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है,
बेसिकली इलेक्ट्रॉन एमिशन इज द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हो गया। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होता है तो प्रोटॉन वन टाइम इंक्रीज हो जाएगा और न्यूट्रॉन वन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। लेट्स सपोज बिफोर डिके प्रोटॉन 10 थे, न्यूट्रॉन भी 10 थे, तो 10 + 10 20। अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हुआ तो न्यूट्रॉन 10 से कम होकर 9 रह गए और प्रोटॉन 10 से बढ़ के 11 हो गए, लेकिन 11 + 9 दोनों का सम मास नंबर एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट जो हमें पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन एमिशन बेसिकली क्या है, डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। तो जो कंप्लीट बीटा डिके प्रोसेस है जिसको फर्मी ने करेक्ट करके लिखा वो ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्लस बीटा नेगेटिव रेज और प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये जो म्यू बार है, न्यू ये सिंबल है, याद रख लो न्यूट्रिनो का, इसके ऊपर बार जो है ये एंटी न्यूट्रिनो को रिप्रेजेंट करेगा और बार के बगैर वाला जो है इस तरफ ये न्यूट्रिनो होगा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हो गया। अब इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अभी मैंने इधर पीछे आपको बताया था कि जब अल्फा पार्टिकल, ये सेकंड एग्जांपल यूरानियम थोरियम में ट्रांसफॉर्म होता है आफ्टर अल्फा एमिशन, तो अब देखें कि ये थोरियम जो है ये स्टिल रेडियो एक्टिव है। तो थोरियम जो है ये जब अनस्टेबल है ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा। तो थोरियम की बड़ी फेमस एग्जांपल है थोरियम 9234। जब ये बीटा नेगेटिव रेज इलेक्ट्रॉन एमिशन करता है तो अब ऊपर मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या होता है, Z+1 चार्ज नंबर इंक्रीज होता है, यानी प्रोटॉन बढ़ जाता है। तो थोरियम का जो चार्ज नंबर 90 था अब बढ़ के 1 टाइम इंक्रीज हुआ 91। तो अब ये जो 91 चार्ज नंबर पोजेस करने वाला एलिमेंट है वो थोरियम तो नहीं है, तो ये एक नया एलिमेंट बन गया प्रोक्टेनियम मास नंबर 234 ही है, तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस तरह थोरियम ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोक्टेनियम आफ्टर इलेक्ट्रॉन एमिशन या आफ्टर बीटा नेगेटिव रेज। एक एग्जांपल, ये तो मैंने नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज से ये एग्जांपल उठाई है। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी आइसोटोप्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन, कि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सिमेट्रिक न होने की वजह से आइसोटोप जो है वो अनस्टेबल होते हैं, उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है और वो जनरली बीटा एमिटर होते हैं। तो मोस्ट कॉमन और फेमिलियर आइसोटोप है हमारे पास C614, कार्बन 14 जिसे कहती हैं, ये इलेक्ट्रॉन एमिशन या बीटा नेगेटिव रेज एमिट करता है। तो C614 ये जब बीटा नेगेटिव रेज एमिट करेगा तो चार्ज नंबर +1 इंक्रीज होगा। तो कार्बन का जो चार्ज नंबर 6 था ये 1 टाइम इंक्रीज होकर 7 में कन्वर्ट होगा, तो जो न्यू एलिमेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन। तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो। इस तरह कार्बन ट्रांसफॉर्म इनटू नाइट्रोजन आफ्टर इमिशन बीटा नेगेटिव रेज और आफ्टर एमिशन इलेक्ट्रॉन, या आफ्टर बीटा नेगेटिव रेज के एमिट होने के बाद कार्बन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया नाइट्रोजन न्यूक्लियाई में। इसी तरह पोटाशियम 1940 ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है कैल्शियम 2040 में आफ्टर इलेक्ट्रॉन एमिशन और साथ में एंटी न्यूट्रिनो और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इधर चार्ज नंबर 19 में 1 ऐड करें तो 20 कैल्शियम का मिलता है। एक और एग्जांपल है बोरान 512। बोरान आफ्टर बीटा नेगेटिव रेज आपको आउटपुट में दे रहा है C612, यानी स्टेबल कार्बन आपको देता है। बोरान का आइसोटोप है B512, C612 आपको कार्बन स्टेबल मिलेगी आफ्टर इलेक्ट्रॉन एमिशन एंटी न्यूट्रिनो। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब पॉजिट्रॉन एमिशन की तरफ आती हैं। तो फर्मी ये भी कहता है कि सम टाइम न्यूक्लियस में, जिस तरह इस केस में इलेक्ट्रॉन एमिशन में हमने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होता है, तो ऐसा भी हो सकता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके हो। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होगा तो अब न्यूट्रॉन नंबर 1 टाइम इंक्रीज होगा, लेकिन चार्ज नंबर प्रोटॉन के डिके होने की वजह से चार्ज नंबर 1 टाइम रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगी बल्कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन एमिशन होगी, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो नहीं बल्कि न्यूट्रिनो एमिट होगा। तो ये नेचर के अंदर याद रख ले, ये सिमेट्री है। जब इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही थी तो एंटी न्यूट्रिनो, और जब पॉजिट्रॉन एमिशन हुई तो एंटी न्यूट्रिनो, जिसका एंटी पार्टिकल था न्यूट्रिनो का था, तो न्यूट्रिनो एमिशन होगी। तो अब इसको देखें
कि पॉजिट्रॉन एमिशन क्या है। पॉजिट्रॉन एमिशन बेसिकली डिके ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होता है तो बीटा पॉजिटिव रेज और साथ में न्यूट्रिनो एमिट होता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, C611, फिर हम आइसोटोप की तरफ आ गए हैं। कार्बन का अनदर आइसोटोप है C611। जब ये बीटा पॉजिटिव रेज एमिट करता है तो इसमें देखिए चार्ज नंबर 1 टाइम रिड्यूस्ड होगा, तो चार्ज नंबर 6 था, रिड्यूस्ड होके 5 हो गया। अब जो न्यू डॉटर न्यूक्लियस बना है, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियस कार्बन था, तो जब इसका चार्ज नंबर या प्रोटॉन नंबर 1 टाइम रिड्यूस्ड होके 5 रह गया, तो 5 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो बोरान है। तो आपके पास जो डॉटर बन रहा है वो बोरान, बीटा पॉजिटिव रेज और न्यूट्रिनो। तो सम टाइम आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस केस में कार्बन ट्रांसफॉर्म होता है बोरान में आफ्टर बीटा पॉजिटिव इमिशन, after emission of or decay of beta positive rays. So this is because of decay of प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन का आइसोटोप है O815। O815 में ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्म हो रहा है नाइट्रोजन में आफ्टर बीटा पॉजिटिव इमिशन, यानी यहां पर भी बीटा पॉजिटिव रेज एमिट होने के बाद जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो ऑक्सीजन नहीं होगा बल्कि नाइट्रोजन है, तो साथ में न्यूट्रिनो। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है, खा वो इलेक्ट्रॉन एमिशन या पॉजिट्रॉन एमिशन के केस में, ये कहां से आई? वही कॉन्सेप्ट मास डेफिशिएंट का। तो इसमें Q इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, जैसे मैंने अल्फा डिके में बताया, तो यहां पर ये डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये डेल्टा एम ब्रैकेटर में ये कहां से आएगी? तो ये आप लोग इसी तरह लेंगे मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, इसमें से माइनस करेंगे सम ऑफ द मासेस ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ न्यूट्रिनो। तो यहां पर मास ऑफ न्यूट्रिनो जो है वो बीच में क्या हो जाएगी, आप सम करेंगे तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ न्यूट्रिनो। सम टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन वो भी ली जाती है, लेकिन क्योंकि वो मास बहुत ही लेस होती है तो उसको सम टाइम नहीं लिया जाता, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये डेल एम सी स्क्वायर। तो पता ये चला कि बीटा डिके में जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो भी हम मास डेफिशिएंट कंसेप्ट से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन याद रख लें जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा बीटा डिके का, ये अल्फा पार्टिकल की तरह डिस्क्रीट नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम है। तो Q जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है ड्यूरिंग बीटा डिके प्रोसेस, ये कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा, यानी कॉन्टिन्यूसटी आपको मिलेगी। ये मैं किसी दिन सेपरेट लेक्चर दूंगा इसके ऊपर, ये बड़ी डिटेल डिस्कशन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बीटा डिके। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और की पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है, वो ये है कि बीटा एमिशन न्यूक्लियस से जब होती है, इलेक्ट्रॉन एमिशन और पॉजिट्रॉन एमिशन, तो स्टूडेंट ये कतन नहीं लेना है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इंडिपेंडेंटली न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जब किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होता है, तो एज ए रिजल्ट उस वक्त जो एमिशन हो रही है बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव रेज की, और अपनी एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आपने ये नहीं समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है इंडिपेंडेंटली न्यूक्लियर का हिस्सा है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हैं, और ये दोनों जो है वो न्यूक्लियंस, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, ये आपस में ट्रांसफॉर्म होते रहती हैं। और बीच में फोर्सेस का जिक्र आएगा, वो नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर के एंड में लेक्चर आएगा न्यूक्लियर फोर्सेस, उसके मतलब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। लास्ट वन आता है गैमा एमिशन। जब कोई भी न्यूक्लियस अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो याद रख ले न्यूक्लियस के अंदर एटम की तरह न्यूक्लियर स्टेट्स हैं डिफरेंट, ग्राउंड स्टेट, उससे हायर स्टेट, फिर उससे हायर स्टेट। जिस तरह इलेक्ट्रॉन की अपनी पार्टिकुलर ऑर्बिटल स्टेट है, न्यूक्लियस की भी अपनी ऑर्बिटल और क्वांटम स्टेट्स हैं। जब कोई भी पार्टिकुलर न्यूक्लियस अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट करता है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं होता बल्कि एक्साइटेड स्टेट में होता है। इसको स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से डिके होके ग्राउंड स्टेट में आता है तो दोनों स्टेट के डिफरेंस के इक्वल वो लाइट इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटॉन रिलीज करता है। इन ए सिमिलर फैशन जब कोई एक्साइटेड न्यूक्लियस डिके होता है अपनी ग्राउंड स्टेट में तो वो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, जिनको गैमा रे फोटॉन कहा जाएगा। तो दिस इज द रूट काज ऑफ गैमा एमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस
कि डी एक्साइटेशन ऑफ एक्साइटेड न्यूक्लियस इनटू ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस या डी एक्साइटेशन ऑफ एक्साइटेड न्यूक्लियाई इनटू ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई। तो इसमें इसकी जो इक्वेशन है वो ये होगी एक्स ए जेड स्टार, वेयर स्टार रिप्रेजेंट एक्साइटेड न्यूक्लियस। अब जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस डिके होके ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो आपको ओरिजिनल एक्स ए जेड वही न्यूक्लियस मिल गया और एज ए रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, गैमा रे फोटान। तो इसमें न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, याद रख लें, पेरेंट्स डॉटर में नहीं कन्वर्ट हो रहा है बल्कि डी एक्साइटेशन प्रोसेस की वजह से आपको एनर्जी मिल रही है। तो बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ गैमा डिके इज कोबाल्ट 27/60, यानी कोबाल्ट 27/60 जो है जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो एज ए रिजल्ट हमें गैमा रे फोटान मिलता है। इसके अलावा नेचर में गैमा एमिशन की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पेयर प्रोटेक्शन में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब एनाइलेट होते हैं तो उस वक्त भी गैमा रे फोटान प्रोड्यूस्ड होता है। इसी तरह पायांस, ये लास्ट लेक्चर होगा, नेगेटिव पायान और पॉजिटिव पायान जब आपस में एनाइलेट होती हैं तो हमें गैमा रे फोटान मिलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट गैमा एमिशन। अब आखिर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि अल्फ़ा डिके का जो प्रोसेस था जिसमें न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कि अल्फ़ा डिके जब होता है याद रख लें कि अल्फ़ा डिके की वजह से जूं हैवी न्यूक्लियाई जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है पेरेंट न्यूक्लियस में। ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यूस रहेगा जब तक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता। यानी ऐसा नहीं है कि ये रेडियम का न्यूक्लियस जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है रेडान में कन्वर्ट हो गया तो इधर ये प्रोसेस सीज ऑफ हो जाएगा, रेडान आगे फर्दर डिके होगा, फिर एक नया डाटर मिलेगा वो फर्दर डिके होगा। इस तरह एक रेडियो एक्टिव सीरीज़ है, एक पूरी चेन है। ये चेन जो है उस वक्त तक कंटिन्यूस रहती है जब तक स्टेबल प्रोडक्ट जो है हमें अचीव नहीं हो जाता, और लेड तक जब हम पहुंच जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये स्टेबल प्रोडक्ट है लेड जो है, तो हम इसको अचीव कर लेते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और जो कूलम रिपल्शन फोर्स है इसका झगड़ा होता है, टग इन वार इसे कहा जाता है। जो कूलम रिपल्शन फोर्स है ये आउटसाइड द न्यूक्लियस एक्ट होती है, न्यूक्लियन को आउटवर्ड पुल करती है, और स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, वो इनवर्ड अट्रैक्ट करती है। तो जब तक ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है तो न्यूक्लियस स्टेबल है, लेकिन जब आउटवर्ड रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट हो जाती है, वो स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, फिर न्यूक्लियर ऑसिलेशन स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस डिफॉर्म होता है और एज ए रिजल्ट जो है अल्फा पार्टिकल एमिट होता है और उस वक्त तक कंटिन्यूस रहता है जब तक आपको स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिके ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा रे। सी यू अगेन।